नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यापथ में। दोस्तों, पीसीएस शास्त्र जी के क्वेश्चन सीरीज का ये 5वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो वो नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको डिटेल सोल्यूशन मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन का। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितने वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्ष। दोस्तों, आइए जान लेते हैं यूएन के बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं। दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय। दोस्तों, सबका कार्य अलग अलग है। जब हम यूएन का एक अलग टॉपिक बनाएंगे, अलग से लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें सब कवर कर लेंगे। थोड़ा सा आज हम सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। क्या कार्य है दोस्तों ये सुरक्षा परिषद का? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दोस्तों, इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। दोस्तों, 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों, उनका चयन महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। करता कौन दोस्तों? महासभा, जो कि इसका अंग है एक प्रकार। ये देखिए महासभा यहाँ 6 अंगों में से एक अंग है। ये संसद की तरह होती है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा बैठती है ना, उसी तरह महासभा होती है विश्व स्तर पर। ठीक है दोस्तों, तो महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष के बाद फिर दूसरे सदस्य बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों के अंत से संबंधित है। यह एक प्रकार का मूल अधिकार है। दोस्तों, आइए थोड़ा सा मूल अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, संविधान का जो भाग 3 है, इसमें मूल अधिकार की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? आइए देख लेते हैं 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों, पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। जो अनुच्छेद 31 हुआ करता था वो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। तो अतः 6 प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान में हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो जो उपाधियों का अंत का अधिकार है, ये अनुच्छेद 18, ये समता के अधिकार का भाग है। ठीक है दोस्तों, सभी मूल अधिकार जो हैं उनको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं और देख लेते हैं अनुच्छेद 18। दोस्तों, अनुच्छेद 18 समता के अधिकार का एक भाग है, जैसा कि हम बता चुके हैं। अनुच्छेद 18 समता के अधिकार का भाग है, जिसमें क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 18 में सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई। मतलब अर्थात सेना या विद्या संबंधी कोई अगर सम्मान आपको मिलता है तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा, अगर उसके अलावा कोई उपाधि मिलती है आपको, तो उस पर संविधान रोक लगाता है। जैसे कि राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, इस तरह के जो उपाधियां हैं, इन पे रोक लगाया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा में निम्न में से किस प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? ऑप्शन है मद्रास, बंबई, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को सबसे अधिक संयुक्त प्रांत के 55 सदस्य थे। ठीक है, मद्रास में 49 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, वो दूसरे स्थान पर था। ठीक है, तो अगर पहला पूछे तो संयुक्त प्रांत उत्तर हो जाएगा, अगर दूसरा पूछे तो मद्रास। और कितने कितने सदस्य थे दोस्तों? 55 सदस्य थे संयुक्त प्रांत के और 49 सदस्य थे मद्रास से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आर के नारायण, बी वी प्रांत, गिरीश कर्नाड, यू आर अनंत मूर्ति। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के नारायण। दोस्तों, आइए देख लेते हैं प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। गीत गोविंद, जयदेव, अष्टाध्यायी पाणिनि, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी, राजतरंगिणी कल्हण, अर्थशास्त्र कौटिल्य, महाभाष्य पतंजलि, कुमार संभव कालिदास द्वारा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश।
दोस्तों आइए जान लेते हैं जनगणना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई दोस्तों? 1872 में। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है दोस्तों। भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना अगर कहें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य अगर कहें तो हिमाचल प्रदेश होगा उत्तर। अगर सबसे अधिक शहरीकृत राज्य के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र से उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या कल्हण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। दोस्तों चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। बाद में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे, मतलब महामंत्री बने थे। ठीक है, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी बने थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सिंह चतुर्भुज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सारनाथ, धौली, नागार्जुन, बाराबर हिल्स। ठीक है दोस्तों, सारनाथ, धौली, नागार्जुन, बराबर हिल्स। दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सारनाथ। दोस्तों आइए जान लेते हैं सिंह चतुर्भुज के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स। दोस्तों ये है सिंह चतुर्भुज की फोटो, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 3 शेर हैं जो कि पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। दोस्तों ये 4 शेर हैं एक्चुअली में। यहाँ पे 3 आपको दिख रहे होंगे, एक पीछे साइड है वो आपको दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पर चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र। दोस्तों ये कहाँ पर लगा हुआ? भारत के तिरंगे में। दोस्तों सिंह चतुर्भुज को किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इसमें 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं। इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके आधार के मध्य क्रम में स्थित अशोक चक्र, जहां पर देख पा रहे होंगे आप, ये इसके आधार के मध्य क्रम में अशोक चक्र को भारत का राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में आपने देखा ही होगा ये शामिल है। ठीक है, सफेद वाली पट्टी में बीच में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कच्छ के महान रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है? ऑप्शन है यह एक मीठे पानी की झील है, यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है, यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणी दलदल है, राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। रेगिस्तान लवणी दलदल है, यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया, ये भी सही। दोस्तों यह मीठे पानी की झील है, ये गलत है। दोस्तों यह मीठे पानी की झील नहीं है, ये एक प्रकार का नमक का दलदल है। दोस्तों आइए देख लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों कच्छ का जो रण है वो कहाँ है? गुजरात में है। ये एक प्रकार का नमकीन दलदल है। दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1965 में पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया और इसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इसे वापस लेने के लिए युद्ध हुआ। ठीक है, लेन के हस्तक्षेप के द्वारा ये फिर इसमें युद्ध विराम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मामला चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के बाद कच्छ के रण का 10% भाग पाकिस्तान को मिला और 90% भाग भारत को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, कच्छ का रण गुजरात में है, एक प्रकार का नमकीन दलदल है। 1965 में पाकिस्तान ने इस पर हमला किया और कुछ क्षेत्र कब्जे में ले लिया। उसके बाद युद्ध हुआ इसको वापस प्राप्त करने के लिए, ब्रिटेन के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला चला गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से निर्णय आने के बाद 10% भाग पाकिस्तान को मिला और 90% भाग भारत को। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी जाके समा जाती है, तो उसका उत्तर सही हो जाएगा लूनी। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी कच्छ के रण में जाके समा जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने की अनुमति दी थी? ऑप्शन है शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। दोस्तों कब दिया था? 1613 ईस्वी में जहांगीर ने ब्रिटिशों को सर्वप्रथम सूरत में आधिकारिक तौर पर कारखाना खोलने की अनुमति दे दी थी। दोस्तों ये पूछता है कब हुई थी, तो 1613 में आप लोग याद रखेंगे। 1613 में जहांगीर ने पहला कारखाना खोलने की अनुमति दे दी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसकी कमी से वर्णांधता एवं कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? ऑप्शन है कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। दोस्तों आइए देख लेते हैं विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता था? रतौंधी और वर्णांधता। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और त्वचा की समस्या, विटामिन डी रिकेट्स और हड्डी का कमजोर हो जाना। ठीक है, विटामिन ई जनन शक्ति का कम होना या बांझपन जिसको बोलते हैं, विटामिन के रक्त का थक्का ना बनना। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 243। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243। दोस्तों आइए जान लेते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया था, इसलिए इन्हें
स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रस्ताव किसने दिया था? किसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। कभी पूछे तो आप लोग आंसर करके आइएगा, बलवंत राय मेहता। और अगर दो स्तरीय पूछे, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो उसके लिए आप लोग अशोक मेहता क्लिक करके आएंगे। ठीक है, अशोक मेहता। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ग्राम पंचायत के बारे में इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, जातक कथा, पुराण या भगवत गीता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। दोस्तों, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत में आया? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, स्टैनली बाल्डविन, क्लीमेंट एटली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 22 मार्च 1942 को। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल के आदेश पे आया था, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का सहयोग प्राप्त करना था, इसलिए विंस्टन चर्चिल ने 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में भेजा। दोस्तों, गांधी जी ने इसको क्या कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, डूबते हुए बैंक का चेक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा किसके निकट है? ऑप्शन है कारगिल, पठानकोट, तवांग, श्रीनगर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारगिल। दोस्तों, भारत के भूगोल में ये सब आप लोगों को अच्छे से क्लियर करा देंगे कि दर्रा कौन सा कहाँ है। ठीक है, ग्लेशियर कौन से कहाँ है, सब शुरू होने वाली, जल्द ही भूगोल की सीरीज शुरू होने वाली, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। दोस्तों, 2 ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, कौन कौन से? शुक्र और अरुण, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। ठीक है, शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकार जो है लगभग पृथ्वी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, शुक्र और अरुण ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं। शुक्र सबसे गर्म है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, OMR में यम का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात यम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, ऑप्शन है इसका मैनिपुलेटर, मिररिंग, मैग्नेटिक, मार्क। तो उसको सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मार्क। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कुछ फुल फॉर्म, जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछे फुल फॉर्म से रिलेटेड तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोबोल को बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, फॉरट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नीति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1 सितंबर 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2014, 1 जनवरी 2015। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2015। दोस्तों, नीति आयोग को पहले क्या कहा जाता था? योजना आयोग। दोस्तों, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। दोस्तों, पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। दोस्तों, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। दोस्तों, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पारा का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है क्विक सिल्वर, व्हाइट लेड, जिंक व्हाइट, पर्ल एस। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्विक सिल्वर। दोस्तों, क्विक सिल्वर पारा को बोलते हैं। ठीक है,
दोस्तों पारा का प्रतीक क्या होता है? Hg। आवर्त सारणी में ब्लॉक डी में पाया जाता है, डी ब्लॉक में। यह एक प्रकार का द्रव्य धातु दोस्तों, यह द्रव्य होता है और धातु होता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मतलब NSE का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दोस्तों इसके चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। दोस्तों NSE की स्थापना 1992 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, 1992 में इसकी स्थापना होती है मुंबई में, फेरवानी समिति की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय शेयर बाजार में सरल एवं पारदर्शी बनाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर में निवेश कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय शेयर बाजार को सरल एवं पारदर्शी बनाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर में निवेश कर सकें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है फ्रियान, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों सोडा वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। दोस्तों फ्रियान जो है ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, तो फ्रियान जो है रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों आइए जान लेते हैं प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पेंच, तडोबा, अंधारी ये महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व्स। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल कर्नाटक में। मानस, काजीरंगा, नामेरी असम में। मुदुमलाई, मुखर्ती और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। नामदफा और पक्के अरुणाचल प्रदेश में। इंद्रावती, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा ये राजस्थान में। दुधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। पराम्बकुलम और पेरियार जो है केरल में पाए जाते हैं। जिम कार्बेट और राजाजी उत्तराखंड में। सुंदरवन और बक्सा पश्चिम बंगाल में। डाम्फा मिजोरम में। वाल्मीकि बिहार में। पलामू झारखंड में। और नागा अर्जुन और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। दोस्तों चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इतना तो कम से कम याद ही होना चाहिए उसको। उसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा धीरे धीरे करके याद करवा दिया जाएगा, मतलब आज इतना तो रट ही लीजिए कम से कम। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फिलीपींस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, और कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से दो CPU के भाग हैं? ऑप्शन है ALU और बस, कंट्रोल यूनिट और ALU, कंट्रोल यूनिट और बस, रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट और ALU। दोस्तों आइए जान लेते हैं CPU के बारे में थोड़ी सी जानकारी। CPU क्या है? दोस्तों CPU के 3 घटक होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। दोस्तों मेमोरी यूनिट के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जैसा कि चेज होता है और रैम होता है, रोम होता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी के भाग है। सेकेंडरी मेमोरी में फिर आ जाता है आपका रोम और HDD ये सब। ठीक है, CD ड्राइव। तो ये पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ मेमोरी यूनिट के बारे में। और इसके कार्य क्या हैं? कार्य जो हैं आइए देख लेते हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं। ALU का कार्य है अंकीय और लॉजिकल जो घटनाओं का विश्लेषण करना। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। और मेमोरी यूनिट का क्या है? इसमें डाटा और प्रोग्राम जो है स्टोर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। CPU के 3 भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है दोस्तों, मेमोरी यूनिट के भी पार्ट हैं जो कि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, MCB का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है मिनिएचर करंट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, MCB का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, MCB जो होती है दोस्तों, आप लोगों ने MCB देखा होगा, आपके घर में लगी होगी MCB। MCB जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि कोई असामान्यता पाई जाती है तो वो अपने आप को पावर से अलग कर लेती है। ठीक है दोस्तों, पावर सप्लाई से जो है वो अपने आप को अलग कर देती है, जिससे कोई भी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।